नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम ने क्या कुछ किया है, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली हैं। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए, जिनका आपसे होगा सीधा सरोकार। लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी से। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई एंथनी अल्बनीज और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कई मुद्दों पर आपसी सहमति भी जताई। बैठक के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक साझा बयान भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा सहयोग हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम लोग आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय समझौते किए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों का भी मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों के ऊपर लगातार हमले की खबर सामने आ रही है। जाहिर तौर पर इसने भारत में लोगों को चिंतित किया है। इसको लेकर मैंने पीएम अल्बनीज से चर्चा की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि उनकी सरकार के लिए भारतीयों की सुरक्षा सबसे अहम है। पिछले साल दोनों देशों ने प्रधानमंत्रियों के स्तर पर वार्षिक समिट करने का निर्णय लिया था और प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी की इस यात्रा से इस श्रृंखला का शुभारंभ हो रहा है। भारत में उनका आगमन होली के दिन हुआ और उसके बाद हमने मिलकर क्रिकेट के मैदान में कुछ समय बिताया। कलर्स, कल्चर और क्रिकेट का यह सेलिब्रेशन एक प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया की मित्रता के जोश और उल्लास का उत्तम प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज हमने आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। सुरक्षा सहयोग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना का आदान प्रदान है और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। हमारे युवा सैनिकों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाने के लिए हमने जनरल रावत ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की स्थापना की है, जो इसी महीने आरंभ हुआ है। फ्रेंड्स, आज हमने विश्वस्त और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन्स के विकसित करने के लिए आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया। रिन्यूएबल एनर्जी दोनों देशों के लिए प्राथमिकता और फोकस का क्षेत्र है और हम क्लीन हाइड्रोजन और सोलर में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल लागू हुए ट्रेड एग्रीमेंट एकता से दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसर खुले हैं और हमारी टीमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी काम कर रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल संबंध भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक प्रमुख आधार है। हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की परस्पर मान्यता के लिए एक मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए हैं,
जो हमारे छात्र समुदाय के लिए उपयोगी होंगे। वहीं से पहले पीएम मोदी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर महिला और बाल विकास मंत्रालय के वेबिनार को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कई क्षेत्र महिलाओं की शक्ति और फैसले लेने की क्षमता का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। नारी शक्ति भारत की प्रगति की गति और पैमाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पिछले 9 सालों में भारत में महिलाओं के नेतृत्व करने के विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और इसे वैश्विक मंच पर ले जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने का उनका सामर्थ्य, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, ये हमारी मातृशक्ति की पहचान है। ये एक प्रतिबिंब है। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट कहते हैं तब उसका आधार यही शक्तियां हैं। मां भारती का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में नारी शक्ति का यह सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। यही शक्ति समूह इस शताब्दी में भारत के स्केल और स्पीड को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, आज हम भारत के सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों का एनरोलमेंट आज 43% तक पहुंच चुका है। और ये समृद्ध देश, विकसित देश, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इन सबसे भी ज्यादा है। इसी तरह मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। आज भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला शक्ति का सामर्थ्य नजर आता है। बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। वही बात अब हरियाणा की कर लेते हैं, जहां पर करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में समाज में अहम योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। इस दौरान सीएम ने अपनी बचपन का एक किस्सा भी सुनाया और बताया कैसे 10वीं के बाद पढ़ाई करने में उनकी मां ने उनकी मदद की थी। सीएम ने आगे कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। हमारे हरियाणा की महिलाओं ने भी पूरी दुनिया में नाम रोशन किया और सिर्फ महिला दिवस ही नहीं बल्कि हर दिन महिलाओं का ही होता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे
किसी महिला का हाथ जरूर होता है। और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं मेरी माताओं बहनों को, कि जब मैंने 10वीं पास की, पिताजी ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। 10वीं पास बालक की होता, 15-16 वर्ष की आयु होती है, और मैं थोड़ा छोटा बच्चा होता तो रोता है, और जब 15-16 का वर्ष का हो जाता तो रोता नहीं है, रूस जाता है। तो हम भी रूस गए, खाना नहीं खाया। मां ने पूछा कि बेटा क्या बात है? मैंने कहा मां मुझे आगे पढ़ना है, पिताजी ने मना कर दिया है। कहने लगे बेटा तुम्हारे पिताजी पैसे वैसे देने से डरते हैं, पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिए होंगे, या उनका मन होगा कि तुम काम करो, जाओ मैं तुम्हें पैसे देती हूं। उस जमाने में 300 रुपया मुझे दिया और मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके आया। तो मेरी आज की सफलता के पीछे मैं कहता हूं मेरी मां का हाथ है। मां ने मुझे वो पैसे न दिए होते तो शायद मैं आपके सामने इस प्रकार से, इस भूमिका में शायद ना खड़ा हो पाता। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बाघ और एक बाघिन को शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान के बलारपुर रेंज में बने बाड़ों में छोड़ दिया। 27 साल बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर बाघ की दहाड़ सुनाई दी। राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों के अनुसार बाघ बाघिन को करीब 15 दिनों तक 4 हेक्टेयर में बने इन तीनों बाड़ों में रखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 दिन के बाड़े की गेट खोलकर इसी क्षेत्र से उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज यहाँ 2 बाघ आए, जिसमें से एक नर और एक मादा शामिल है। दूसरे चरण में 3 और बाघ लाए जाएंगे। वहीं क्षेत्र में जो बाघ गायब हो गए हैं वो फिर से आबाद होंगे। बाघों के आने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, शिवपुरी जिले के लिए, पूरे इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय श्रद्धेय माधव महाराज जी की जयंती पर फिर से बाघ यहाँ पुनर्स्थापित करने का काम प्रारंभ हुआ है। आज 2 बाघ आए हैं, एक मेल एक फीमेल। दूसरे चरण में 3 और लाए जाएंगे, और बाघ जो इस क्षेत्र से विलुप्त हो गए थे वो फिर से आबाद होंगे। और बाघों का आना इस क्षेत्र के लिए गर्व और गौरव का विषय तो है ही, लेकिन पर्यावरण में संतुलन के लिए भी आवश्यक है। और उसके साथ साथ बाघों के आने से इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, इकोसिस्टम सुधरेगा। और रोजगार में कई तरह के रोजगार, जैसे वन मंत्री अभी बता रहे थे कि यहीं के बेटे बेटियों को गाड़ियां देंगे, गाइड की ट्रेनिंग देंगे, ड्राइवर भी वो रहेंगे, और जब टूरिस्ट बाद में आएंगे तो उनको दिखाने का काम भी करेंगे। जब टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा। मतलब यहाँ होटल, यहाँ रिसोर्ट, यहाँ होम स्टे गाँव में बन सकते हैं, गाड़ियाँ, सामान की खरीदी बिक्री, तो अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है। पहले पन्ना में बाघ, फिर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कूनों में चीते, और अब शिवपुरी में बाघ। ये वाइल्ड लाइफ के लिए और पर्यावरण के लिए जो संकल्प है हमारा, उसको पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और अब इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिवपुरी का नाम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई दूंगा। इससे पहले राजधानी भोपाल में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2023-24 पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अक्सर बजट बड़ा रूखा सूखा विषय होता है, जिस पर जनता को लगता है कि हमारा काम ही नहीं है।
जनता को सिर्फ यही रुचि रहती है कि हमें क्या मिलेगा। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश की सरकार की कोशिश है कि बजट बनाने में जनता का सहयोग मिले, इसलिए पिछले साल से जनता से सुझाव लेने की शुरुआत की गई। 4000 सुझाव मिले, इनमें से कई चीजें शुरू करने की कोशिश की गई है। अक्सर बजट बड़ा रूखा सूखा ऐसा विषय होता है जिसपे जनता को लगता है कि हमारा काम ही नहीं, ये तो विद्वानों का काम है, कुछ अर्थशास्त्रियों का। रुचि केवल इतनी रहती है कि हमें क्या मिला। लेकिन हमारा प्रयास है कि बजट बनाने में भी पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसे पिछले वर्षों में हमने ये प्रयास प्रारंभ किए कि बजट कैसा हो, इससे आम जनता के सुझाव मांगे जाएं। हमने आम जनता से अपील की, वित्त मंत्री कई लोगों से मिले और मुझे खुशी है कि 4000 से ज्यादा सुझाव जनता के बीच से निकल के आए और हमने उनमें से अधिकांश को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की और रायपुर में हाल ही में सफलतापूर्वक आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन को लेकर एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार जताया है। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान दिए जाने पर सीएम बघेल का कहना है कि शुरुआत किसने की, शुरुआत आपने की है तो दूसरे को आप सीख नहीं दे सकते। वहीं ईडी और सीबीआई के छापे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां इस तरीके से छापे डाले जा रहे हैं। बीजेपी की बी टीम ईडी, सीबीआई और डीआरआई अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बेवजह विपक्ष को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसकी शुरुआत किसने की। आप देखेंगे 2014 के बाद प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे जाके कांग्रेस पार्टी पे हमला बोला था, आपको स्मरण होगा। तो शुरुआत जब आप कर रहे हैं, जब उंगली आप सामने तरफ करते हैं, 3 उंगली खुद की तरफ उठती है। तो उस समय सोचना चाहिए था कि विदेशी धरती में जाकर देश के राजनीति के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो शुरुआत जब आपने की है तो फिर दूसरे को फिर आप तायद नहीं कर सकते, दूसरे को आप सीख नहीं दे सकते कि आपको नहीं बोलना चाहिए। जो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी राज्य में हो। लेकिन ये करना कि केवल चिन्हित राज्यों में करें, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं हो रहा है। अभी कर्नाटक में एमएलए के यहाँ 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया, क्यों ईडी आईटी वाले छापा नहीं डाल रहे हैं वहां? क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये नहीं हो रहा है? क्या हेमंत बिस्व शर्मा के सारे केस समाप्त हो गए, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो जितनी तत्परता आप दूसरे प्रदेशों में दिखाते हैं, उतनी तत्परता अपने ही शासित राज्यों में दिखाएं तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन जब आप चिन्हित करके आप कार्रवाई करेंगे तो लोग उंगली उठाएंगे ही। मेरे प्रदेश में हो रहा है, मैंने कर्नाटक को उदाहरण दिया, आसाम को उदाहरण दिया, वहां कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। तो मैं किसी समर्थन या विरोध नहीं, ये संस्थाएं बनी हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। मैंने प्रधानमंत्री भी चिट्ठी लिखा, एचएम को भी चिट्ठी लिखा कि हमारे यहाँ चिट फंड कंपनियां हजारों करोड़ रुपया जनता से लेके भाग गई, उसके डायरेक्टर हमारे यहाँ सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार भी कर लिए। हमने उसकी संपत्ति, पूरे देश में पहली बार ये हुआ है कि उसकी संपत्ति कुर्क करके उसको पैसा वापस भी करा है, करीब 40-50 करोड़ रुपया वापस भी कर दिया। लेकिन जहां हजारों करोड़ है वहां 40-50 करोड़ क्या मायने? मैंने ईडी डायरेक्टर भी पत्र लिखा, एचएम को भी पत्र लिखा कि इसे ईडी से जांच करानी चाहिए। सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो हाथ में नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ पनामा पेपर का मामला है, रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई है, नान घोटाले में ईडी केस दर्ज है, लेकिन उसे आज तक पूछने नहीं बुलाया। केस दर्ज है ईडी का, लेकिन कभी उसको नहीं बुलाया जाता। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप केवल विरोधियों सताने के लिए करना। चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।